गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठक सर उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम पहले एक उत्तराखंड की सीरीज को चलाए हुए थे जो अभी हमारी कंटिन्यू चल रही है। आज से मैं एक नई सीरीज आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं जो है ज्योग्राफी की सीरीज। इस ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत बच्चों मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में जो जो उसके डायमेंशंस होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी है, हमारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में है, यानी कि खगोलिकी जो है। तो सारे टाइप में डायमेंशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आने वाले समय में। और सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँ, कुछ बच्चों ने सवाल किया था। तो बच्चों, मेरा नाम एडवोकेट नितिन कुमार पाठक है। पिछले 10 से 11 साल से मैं इस सिविल सर्विसेज की फील्ड में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। तो इसका जितना भी अनुभव मेरे पास है अभी तक का, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। और किस किस तरीके से सवाल हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, यूपी पीसीएस में हो, उत्तराखंड पीसीएस में हो, बिहार पीसीएस में हो, यूपीएससी में हो, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ में क्लास टू क्लास डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बच्चों बात शुरू करते हैं आगे की। तो देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की, तो बाइलैंग्वेज में इस क्लास को रखूंगा। अगर किसी बच्चे का डिमांड होगा कि सर इंग्लिश में अलग से बना दीजिए, तो इंग्लिश मीडियम के फिर हम अलग से बैचेस को लॉन्च करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी जो हमारा है बच्चों, यानी कि भूगोल, सबसे पहले मैं इस विषय के बारे में आपको बताना चाहूं। ये विषय, इस विषय के बारे में बच्चों एक चीज कही जाती है, इस विषय को कहा जाता है क्वीन ऑफ ह्यूमैनिटीज। यानी कि ये विषय जो है बच्चों, ये मानविकी विषयों की रानी है, मानविकी विषयों की रानी है, क्वीन ऑफ ह्यूमैनिटीज। ऐसा क्यों है बच्चों, इस बात को समझना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि बच्चों, जब तक कोई ज्योग्राफिकल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इस दुनिया में और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। देखो, कोई लैंड होगा, कोई कंट्री होगी, तो सबसे पहले उसके पास एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा। बिना ज्योग्राफिकल एरिया के कोई कंट्री नहीं हो सकता, कोई नेशन नहीं हो सकता, उसके अंदर लोग नहीं हो सकते। ज्योग्राफी नहीं तो भाई लोग कैसे होंगे, ठीक है ना। उसका अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हो सकता, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हो सकती, उसका कोई समाज नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जितने भी हम ये विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जब तक इसमें भौगोलिक चीज नहीं होगी इन्वॉल्व, तब तक कोई भी विषय अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी को हम कहते हैं क्वीन ऑफ ह्यूमैनिटीज, यानी कि मानविकी विषयों की रानी, ठीक है ना बच्चों। तो इस बात को आप क्लियर रखेंगे। अब बच्चों, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इसको हम अलग अलग सेक्शंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अलग अलग सेक्शंस किसमें हम पढ़ते हैं बच्चों, जैसे सबसे पहले जो ज्योग्राफी का मेन एलिमेंट होता है बच्चों, वो होता है भौतिक भूगोल, जिसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखो, आजकल कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं क्योंकि सवाल इससे ज्यादा आते हैं। बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट तो आप रट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी क्षमता है रटने की, पर मेरा विश्वास रटाने पर नहीं है कभी भी, ठीक है ना। मेरा विश्वास है कि भाई आदमी को चीज क्लियर रहे और एक बार वो पढ़ ले तो 10 साल तक भी पढ़े तो उसको फिर वो दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। तो मैं इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो भौतिक भूगोल बच्चों क्या है, एक फंडामेंटल है, यानी कि कोई भी चीज इस प्रकृति में कैसे उसका निर्माण हो रहा है, उसका ओरिजिन कहां है, ये हमको फिजिकल ज्योग्राफी बताएगी। कौन बताएगी बच्चों, ये हमको फिजिकल ज्योग्राफी बताएगी, भौतिक भूगोल बताएगा, ठीक है। अब भौतिक भूगोल के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं बच्चों, क्या, जैसे इसके अंदर आप स्थल मंडल के बारे में पढ़ोगे। स्थल मंडल बोले तो लिथोस्फेयर, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, आप इसमें जल मंडल के बारे में पढ़ोगे, हाइड्रोस्फेयर। तीसरा बच्चों, आप इसमें वायुमंडल के बारे में पढ़ोगे। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं बच्चों, यानी कि स्थल मंडल मिलता है, वायुमंडल मिलता है और जल मंडल मिलता है, तो तभी एक चीज क्रिएट होती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। तो व्हाट इज बायोस्फीयर, बेसिकली जैव मंडल क्या है बच्चों, जब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, जो तीनों इन चीजों का इकोटोन रीजन होता है, इकोटोन जब इसका होगा, ये तीनों चीजें मिलेंगी, तब एक जीवन के लिए आदर्श परिस्थिति तैयार होगी, और इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों बायोस्फीयर। तो ये सारे सेगमेंट हम किसके अंदर पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर। तो जैसे स्थल मंडल में आप क्या पढ़ोगे, स्थल मंडल में आप टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स पढ़ोगे, यानी कि स्थलाकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। जैसे प्राथमिक स्थलाकृतियां हैं बच्चों, द्वितीयक स्थलाकृतियां हैं, तृतीयक स्थलाकृतियां हैं, यानी कि प्राइमरी लैंडफॉर्म्स, सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स और टर्सरी लैंडफॉर्म्स। क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आते हैं वो हम आगे देखेंगे, कवर करेंगे। और हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत बच्चों, जो भी हमारा जल मंडल है, इसके अंदर कैसे कैसे लाइफ चलती है, मरीन ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मरीन इकोसिस्टम कैसे काम करता है, यह हमको कैसे प्रभावित करता है। तो बच्चों, दो सेगमेंट इसके हमेशा होते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक तो जो हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेडिशनल मतलब कि भाई जो आपको जनरली बुक्स में मिलेगा, जो बुकिश नॉलेज है। और बच्चों, फिर इसका दूसरी चीज क्या होती है, जो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है।
कि आज ये चीज कैसे प्रभावित हो रही है। जैसे आज की डेट में बच्चों हम जलमंडल की बात करें तो एक मरीन पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? मरीन पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस मरीन पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको हम ओवरकम करेंगे, क्या इसके लिए हर कंट्री की स्ट्रेटेजी है, क्या इसके लिए इंटरनेशनल लॉज सजेस्ट कर रहे हैं, क्या समुद्रों के लिए या जल संबंधी सीमाओं के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून एग्जिस्ट करता है तो ये कौन सा कानून है। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ेंगे बच्चों इन सारे सेगमेंट्स के अंदर डील करेंगे। और तो दो चीजें होंगी बच्चों, एक होगा इसका ट्रेडिशनल और एक इसका होगा बच्चों जो प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं, ये करंट कॉन्सेप्ट होगा। तो आजकल के एग्जाम का जो नेचर है, खासकर जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, उनमें क्या होता है, ट्रेडिशनल बुकिश नॉलेज बहुत कम पूछा जाता है। वो क्या करेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेगा आपके करंट सिनारियो के साथ में, और जब उसको वो इन्वॉल्व करेगा बच्चों तो वो क्वेश्चन का रूप ही बदल जाएगा। तो केवल किताब पढ़ के ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सबको पता है भाई, ज्योग्राफी में सविंद्र सिंह एक किताब होती है, महेश वर्णवाल एक किताब होती है, तो दो चार किताबें सबको पता होती है ज्योग्राफी में। माजिद हुसैन एक किताब होती है, तो उसको पढ़ के अगर आईएएस बन जाते बेटा, या उसको पढ़ के पीसीएस बन जाते, तो सब बन जाते, ठीक है ना। तो ऐसा होता नहीं, कारण क्या है उसका, क्यों? क्योंकि उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। नॉलेज हमने किताब से ले तो लिया, लेकिन अब फील्ड पे अप्लाई कैसे होगा, कैसे उसके समाधान निकलेंगे, तो ये चीज जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसी सारी बातों को बच्चों हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भौतिक भूगोल को हम पढ़ेंगे, जैसे वायुमंडल है, इसी के अंदर हमारा क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगा, यानी कि हमारे जो जैव विविधता है, हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो हमारा क्या बोलते हैं भौगोलिक चिंतन है, या हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कह लें कि जो हमारे पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, तो सारा का सारा, पहले पर्यावरण बेसिकली भूगोल का ही एक हिस्सा होता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, अब अलग अलग सिलेबस में इसको इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी को उसने अलग सेक्शन कर दिया है, लेकिन डील करता है बच्चों ये किससे, वायुमंडल से। जब तक आपको वर्ल्ड की प्रेशर बेल्ट्स क्लियर नहीं होंगी, इनके बीच का मूवमेंट पता नहीं होगा, आपको वेस्टर्ली विंड्स पता नहीं होंगी, आपको ट्रेड विंड्स पता नहीं होंगी, तो आप तब तक इन सवालों को नहीं कर पाएंगे, मेरा बिलीव मानिए। तो इसलिए आपको पहले ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तो इसके बाद फिर हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और फिर हम इसको ले जाएंगे बच्चों कहां पर, इसके एडवांस कॉन्सेप्ट पर। तो पहला चीज हमारा क्या, हम कहां से शुरुआत करेंगे, भौतिक भूगोल से। तो केवल मैं अभी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद भौतिक भूगोल के बाद अगली जो यात्रा शुरू होती है बच्चों, भौतिक भूगोल को समझ लेने के बाद जब इसमें हम चट्टानों का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें समझ लेंगे, तो इसके बाद हमारी अगली यात्रा शुरू होगी, वो होगी बच्चों विश्व के क्षेत्रीय भूगोल की, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, ये बेसिकली दो पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड की रीजनल ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां के इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वहां के जो ह्यूमंस हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, यानी कि मानव भूगोल भी इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, एक एलिमेंट हो जाता है। जब हमको किसी क्षेत्र के बारे में, वहां के लोगों के बारे में पता होगा, और उसके बाद हमको उसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी है, तो वहां के रिसोर्सेज के बारे में हमको जानकारी होगी, तो तभी हम विश्व के क्षेत्रीय भूगोल को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्व में मेनली सारी जो लड़ाई चल रही है बच्चों, चाहे आप मिडिल ईस्ट में आज की डेट की लड़ाई देख लो, चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लो, इन सारी वॉर्स के जड़ में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज है, और वो रिसोर्सेज कौन से हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। तो विदाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहीं कोई वॉर नहीं हो रही, ठीक है ना। या किसी का भौगोलिक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इंपॉर्टेंट होगा, या उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी, तब जाकर के सारी दुनिया में बच्चों ये क्या चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो क्षेत्रीय भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि रीजनल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन तीनों सेगमेंट्स को भी हम डील करेंगे। और फिर लास्ट सेगमेंट में हम आएंगे बच्चों कहां, भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। कहां आएंगे हम, भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। अब बच्चों जब हम इन सारे सेगमेंट्स को समझ लेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट इनका सारे फिजिकल ज्योग्राफी और इन अन्य बातों में ही होगा। भाई जब हम इंडिया में पढ़ रहे हैं कि इंडिया के रिसोर्सेज क्या हैं, इंडिया की नीड्स क्या हैं, तो देखो जैसे इंडिया आज की डेट में अर्जेंटीना, चिली, इन कंट्रीज के साथ टाइप बढ़ा रहा है। कारण क्या है बच्चों, या वर्ल्ड के और कंट्रीज भी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में लिथियम रिजर्व्स बहुत अच्छे मात्रा में है। वर्ल्ड में जो सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं वो इसी क्षेत्र में है। अब आने वाला समय बच्चों इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए हमको बैटरीज बनानी है, और बैटरीज बनाने के लिए हमको लिथियम आयन की जरूरत है। तो अपने आप ही उस कंट्री का हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से क्या बढ़ गया, इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ये आर्थिक दृष्टि ही हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगी। देखो ये क्या करेगी, अपने आप हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगी, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर। तो
हर चीज अपने आप में इंटरकनेक्ट है। तो आज की डेट में आप जब यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन देखते हो बच्चों, तो वहां पर क्या होता है, आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, आधा क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और आधा क्वेश्चन आईआर का है। तो उसको सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपका ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके जब हिस्टोरिकल उसके एनालिटिक्स क्लियर होंगे, और तब आप उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ पाओगे कि इस राष्ट्र के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं भविष्य में किस ओर जाएंगे, पास्ट में किस ओर रहे, क्यों रहे उस तरीके से। तो सारी चीजों की जड़ में जानने के लिए हमको पहले एक भूगोल का सामान्य परिचय होना अति आवश्यक है। ठीक है ना बच्चों, तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है। तो बात शुरू करते हैं हम। अब बच्चों इसमें हम भौतिक भूगोल में जो पहला टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, जिसको हम जनरल ज्योग्राफी यानी कि सामान्य भूगोल कहते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये है हमारे ब्रह्मांड का परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे भाई पृथ्वी कैसे बनी है, ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है ना, तो क्या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोले तो बच्चे कॉस्मोस, व्हाट इज कॉस्मोस या यूनिवर्स इसको आप कह लो। ठीक है ना, तो ब्रह्मांड क्या है। अगर ब्रह्मांड की बच्चों हम सैद्धांतिक परिभाषा दें तो सैद्धांतिक परिभाषा तो ये है कि भाई एक मानव का दिमाग इस संसार की जितनी कल्पना कर सकता है बच्चों, इसको हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। ठीक है ना, जितना हम इस संसार के बारे में जान पाए हैं, तो लगभग हम मानते हैं कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज है। अब इसमें से हम सारों को तो स्टडी नहीं कर पाए, तो इसकी सैद्धांतिक परिभाषा क्या हो गई कि भाई मानव का दिमाग जितना इस संसार की कल्पना कर सक रहा है, जितना एक ह्यूमन मस्तिष्क ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन कि जो इस वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यानी कि उसकी जो दुनिया के बारे में समझ है, इसी को हम ब्रह्मांड की संज्ञा दे देंगे। लेकिन ये बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी सैद्धांतिक पक्ष की परिभाषा हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी आकाश गंगाओं का समूह है, आकाश गंगाओं का समूह है, ये आकाश गंगाओं का समूह क्या है बच्चों, ब्रह्मांड है। तो आप कहोगे सर ये गैलेक्सी यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अभी आगे मैं आऊंगा इस बात पे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में कॉन्सेप्ट निकल करके क्या है। ठीक है ना, तो दो कॉन्सेप्ट इससे संबंधित सबसे पहले आते हैं बच्चों। कौन कौन से, दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा सेगमेंट है बच्चों हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। यानी कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। देखो, जियो प्लस सेंट्रिक, जियो प्लस सेंट्रिक दो शब्द से बना है। जियो मतलब जहां पर भी जियो शब्द आए तो इसका अभिप्राय पृथ्वी से होगा, और सेंट्रिक का अर्थ है यहां पर बच्चों मध्य में या केंद्र में। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा को दिया 140 एडी में बच्चों टॉलमी ने, एक यूनानी भूगोलवेत्ता हुआ टॉलमी। तो टॉलमी ने क्या कहा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में, टॉलमी ने कहा बच्चों कि ये जो पृथ्वी है ये संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। क्या कह रहा है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो सूर्य व अन्य आकाशीय पिंड है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ा, जियोसेंट्रिक, जियो प्लस सेंट्रिक, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है। कौन दे रहा है इस कॉन्सेप्ट को बच्चों, टॉलमी दे रहा है 140 एडी में। अब हेलियोसेंट्रिक दो शब्द से बना है, हेलियो प्लस सेंट्रिक। हेलियो का अर्थ है बच्चों हीलियम से बना वर्ड है, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, यानी कि हाइड्रोजन का जो हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है बच्चों। तो हाइड्रोजन का जो हीलियम में कन्वर्जन होता है क्या, नाभिकीय संलयन। तो क्या होता है इसमें 1s2 प्लस 1s2 इक्वल टू 2He4 प्लस ऊर्जा, यानी कि एक विशाल मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसी को हम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हीलियम बना और हीलियम बनने के प्रक्रम में ऊर्जा भी निकली, तो इस वजह से सूर्य चमक रहा है, यही ऊर्जा से सूर्य चमक रहा है। तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब सूर्य केंद्र में है। कौन बच्चों, सूर्य केंद्र में। अब इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को दिया बच्चों 1543 एडी में कोपरनिकस ने। किसने दिया बच्चों, कोपरनिकस ने। अब देखो
टॉलमी ने कहा कि भाई पृथ्वी केंद्र में है, अन्य आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस ने इस बात को थोड़ा सा और पलट दिया, इसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य केंद्र में है और अन्य आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी और अन्य आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो बच्चों यकीन मानिए जब टॉलमी ने इस बात को कहा, जब कोपरनिकस ने इस बात को कहा तो कोपरनिकस का घर जला दिया गया और कोपरनिकस को मृत्युदंड दे दिया गया। देखो इससे तो ये बात सही कह रहा था, भले ही इसकी बात भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तो नहीं है, सूर्य किसके सौरमंडल के केंद्र में जरूर है। लेकिन जब कोपरनिकस ने ये बात कही तो लोगों ने इससे कहा अधर्मी, तू इतनी अधार्मिक बात कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि हम तो ये मानते हुए आ रहे हैं कि भाई क्या है, पृथ्वी केंद्र में है। तो बच्चों कोपरनिकस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, इसका घर जला दिया गया, इसको असैसिनेट कर दिया गया, यानी कि इसको मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन आगे चल करके जब 1609 में, बच्चों ध्यान रखना, 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। किसने? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। लेकिन जब गैलीलियो ने देखा कि यार कोपरनिकस कुछ हद तक बात तो सही कह रहा था, लेकिन गैलीलियो का टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं है कि गैलेक्सी तक की स्टडी कर सके, लेकिन सौरमंडल की स्टडी लगभग इसने की। तो इसने ये पाया कि यार कोपरनिकस काफी हद तक बात तो सही कह रहा था, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि गैलीलियो को भी लोगों ने बिल्कुल भला बुरा कहा और गैलीलियो को भी मृत्युदंड दे दिया गया, इसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे चल करके जब और हमारी मॉडर्न टेलीस्कोप्स बनी तो उसमें चल करके आकाशगंगा, ये सारी चीजों को हमने अध्ययन किया, तो उसकी कॉन्सेप्ट में आगे आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग के दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ब्रह्मांड से संबंधित। कौन सा? एक जियोसेंट्रिक अवधारणा, यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ये क्या मान रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जो क्या मान रहा है कि सूर्य यानी कि जो हीलियम जिसकी ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो एक कोपरनिकस ने दिया 1543 एडी में हेलियोसेंट्रिक को, और 140 एडी में जियोसेंट्रिक को किसने दिया बच्चों? टॉलमी ने दिया। तो ये दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे, इनको केवल आप फैक्चुअल बेसिस पे याद कर सकते हैं, पीसीएस वगैरह में कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। लेकिन यहां पर ये बात जरूर हो जाती है, एक हमारे लिए इथिक्स का इश्यू भी हो जाता है, इथिकल इश्यू भी हो जाता है। क्या? कि देखो कोपरनिकस को मृत्युदंड मिला सही बात बोलने में भी, तो कई बार समाज इस बात को नहीं समझता है। जो लोग अच्छी बात भी कर रहे होते हैं, लोगों को उनकी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती और वो उनके अगेंस्ट ही होते हैं, लेकिन बाद में जब वो व्यक्ति समाज से जा चुका होता है तब हम उसकी भगवान के रूप में पूजा करना शुरू करते हैं कि नहीं, बात तो वो कभी सही कह रहा था। तो ये इथिक्स में बेटा यूनिवर्सल सत्य है कि जब भी किसी महापुरुष ने उस कंटेम्प्रेरी समाज के जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं उनको चैलेंज करने की कोशिश की तो लोगों ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया, भले ही उसकी मृत्यु के बाद उसकी भगवान के रूप में पूजा की गई हो। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है ना बच्चों? तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जब 1609 में बच्चों 1609 में जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, इसीलिए सन 2009 में जब इस खोज को 400 वर्ष पूरे हुए तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, एक संस्था होती है बच्चों, दो संस्थाएं इंटरनेशनल लेवल पर आपको जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी? एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है ना? तो कई बार मैं देखता हूं कई टीचर अपने अपने मन के सिद्धांत निकाल करके पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना? और उन सिद्धांतों की कोई रिलेवेंसी नहीं होती। क्यों? न तो उसको आईएयू ने माना होता है और न ही उसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने माना होता है, ठीक है ना? देखो कोई भी व्यक्ति कोई बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसको किताब में नहीं छाप दिया जाएगा या उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। कारण क्या है? हिस्ट्री में आपने कोई बात कही भारत के संबंध में, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, जब तक ये इस बात को प्रमाणित नहीं कर देगी तब तक हम इसको अपने हाथ से अपनी थ्योरी को अपनी किताबों में शामिल या अपनी बातों में शामिल नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। जब बीइंग ए ब्यूरोक्रेट आप कोई आंसर लिख रहे हो तो आपकी जब बातों की प्रमाणिकता नहीं होगी, आपके जब तथ्य प्रमाणिक नहीं होंगे तो आपकी बात को स्वीकार नहीं किया जाने वाला है, भले ही आप अपनी कहानी कितनी बुझाते रहें, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो आईएयू ने क्या किया? 2009 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वर्ष के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया बच्चों? 2009 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वर्ष के रूप में मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि 1609 में 1609 में
गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और 2009 में इस आविष्कार को 400 साल पूरे हुए, इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष के रूप में मनाया है। तो कहीं पर भी हमारे जैसे यूपीपीसीएस में वगैरह कहीं पर भी ये प्रीलिम्स में ऐसे फैक्टर पूछे जा सकते हैं, वहां के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है हमारा, ये उत्तराखंड पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी में इतने फैक्चुअल डिटेल इस लेवल पर नहीं आती हैं, लेकिन आगे चल करके जो क्लासेज जो हमारी होंगी वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी, या बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी, या राजस्थान पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होंगे। और ये मेरा आपसे बिल्कुल एक दावा है कि अगर आप सारी क्लासेस को ढंग से देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्लासेस से आपको काफी हद तक चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो कब? 2009, ये ध्यान में हमको रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, इसके बाद में एक नाम आता है बच्चों, विलियम हर्शेल का, ठीक है ना, विलियम हर्शेल का। तो लगभग 1800 के आसपास की बात है, आई थिंक 1800 या 1805 के आसपास की बात है। तो विलियम हर्शेल ने एक चीज स्टडी करके बताया कि भाई जो हम ये ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, इसमें जो हमारा ये सौर मंडल है, जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, ये हमारी आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है, आकाश गंगा का छोटा सा भाग है। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि भाई जो ये सौर मंडल, सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इससे बड़ी एक एंटिटी और है जो गैलेक्सी है, और सौर मंडल तो इस आकाश गंगा का सबसे, यानी कि एक बहुत छोटी सी यूनिट है, एक छोटा सा भाग है। इसके बाद बच्चों 1920 के दशक में एक नाम आता है एडविन हबल का। किसका नाम आता है बच्चों? एडविन हबल का। एडविन हबल ने क्या दी? इसने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी दी। क्या दी? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत। ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है लगातार, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु आकाश गंगाओं का आकार नहीं बढ़ रहा। यह बात ध्यान रखना, आकार नहीं बढ़ रहा, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज स्टिल इंक्रीजिंग बट द साइज ऑफ गैलेक्सी इज कांस्टेंट। यानी कि गैलेक्सी का आकार तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन इन गैलेक्सीज के बीच की दूरी क्या हो रही है बच्चों? लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को देने वाला आदमी कौन है? वो है बच्चों एडविन हबल। 1920 के दशक में इसने इस बात को कहा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत को किसने दिया है, तो एडविन हबल ने दिया है। अब बच्चों इसके साथ एक सिद्धांत और रिलेटेड है। अगर हमको ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानकारी लेनी है तो हम किससे करेंगे? तो साइंस में एक प्रभाव होता है बच्चों हमारा, जिसको हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या होता है बच्चों? डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम ये बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जो स्पेक्ट्रम में दिखाता है, तो इंक्रीजिंग डिस्टेंस के लिए ब्लू शिफ्ट और डिक्रीजिंग डिस्टेंस के लिए रेड शिफ्ट का दिखाता है ये प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा भी हम ब्रह्मांड के विस्तार को प्रमाणित कर पाए हैं। तो आज की डेट में ये बात काफी हद तक प्रमाणित है कि क्या अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है बच्चों, ठीक है ना। तो विलियम हर्शेल का नाम ध्यान में रखना है, और एडविन हबल का नाम ध्यान में रखना है, और एडविन हबल के साथ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी एसोसिएटेड है, और इसने ब्रह्मांड के विस्तार को समझाया। और ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए एक वैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग हम और करते हैं बच्चों, जिसको डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है बच्चों, ब्रह्मांड की पोजीशन की बात कर ली, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है ये बात भी हो गई, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये एक मॉडर्न वर्ड है,
ठीक है ना। लेकिन अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें हनुमान जी और रावण का जब संवाद होता है तो हनुमान रावण से कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। तो ब्रह्मांड शब्द तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और तुलसीदास जी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, समझो ना। तो यानी कि क्या, भारतीय सभ्यता में इससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी जो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज जो मॉडर्न हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, उसमें शायद इन चीजों को इतनी जगह नहीं मिली जितना हम इनको मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भारत में वाराहमिहिर, आर्यभट्ट ऐसे जैसे खगोल शास्त्री भी हुए, गणितज्ञ भी हुए, जिन्होंने अपने मैथमेटिकल फॉर्मूलों से बच्चों क्या ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने का प्रयास किया था। लेकिन ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इन्होंने क्या, हमारी भारतीय थ्योरीज को जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में समाहित ज्यादा नहीं किया, इन्होंने अपनी थ्योरीज को ही प्रोपोगेट किया है। ठीक है ना, ये कॉलोनियल एजुकेशन का थोड़ा सा माइंडसेट है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या बच्चों, बहुत अलग अलग सिद्धांत आए। क्या? जैसे लाप्लास का निहारिका सिद्धांत आया, गोल्डी और एक हरमन बॉन्डी और गोल्डी ऐसा कुछ नाम है उसका, एक साम्यावस्था सिद्धांत आया, स्टेडी स्टेट थ्योरी उसको हम कहते हैं। और एक जॉर्ज लेमेंटर का बिग बैंग थ्योरी आई। तो सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है बच्चों, उसको हम पढ़ेंगे, वो क्या है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थियरी। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कभी भी जब सिद्धांत शब्द की बात आती है तो साइंस विज्ञान में तीन चीजें चलती हैं। मैं इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। क्या बच्चों? एक शब्द होता है परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। एक शब्द होता है बच्चों सिद्धांत, प्रिंसिपल या थियरी जिसको हम कहते हैं। और एक होता है बच्चों नियम, यानी कि लॉ। तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? परिकल्पना बच्चों, किसी व्यक्ति ने कुछ चीजों को माना और अपनी मान्यता के आधार पर ही उस बात को प्रूव करने की कोशिश की। कोई समस्या है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने, मैंने उसके लिए कुछ अपनी ही थ्योरी बनाई, अपना ही चीज मानी कुछ, और उसके बाद मैंने उसको उसी बात पर प्रूव कर दिया। और उसमें कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक नियमों का भी उल्लंघन हो जाता है, तो उस बात को हम कहते हैं परिकल्पना। जैसे अगर जब आपने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर आपने पढ़ा होगा दे ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी कि दे ब्रोगली की परिकल्पना। ठीक है ना। तो परिकल्पना क्या, किसी समस्या के लिए हमारी कुछ मान्यता है, उस मान्यता के आधार पर ही हमने उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, तो वो बात होती है बच्चों परिकल्पना। अब क्या सिद्धांत में क्या होता है? सिद्धांत में ये होता है बच्चों, हम एक चीज को बेस बना लेते हैं, एक मान्यता हम मान लेते हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें खुद ब खुद प्रूव होती चली जाएंगी, साइंटिफिक पैरामीटर्स पे भी सही बैठेगी। लेकिन उसके लिए पहले एक चीज को मानना आवश्यक है। जैसे बिग बैंग सिद्धांत, तो क्यों, क्या माना इसने? इसका प्रतिपादन किया बच्चों जॉर्ज लेमेंटर ने। क्या नाम है इसका? जॉर्ज लेमेंटर। बेल्जियम का एक पादरी था ये, और खगोलविद भी था। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितने? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक तप्त आकाशीय पिंड था। तप्त आकाशीय पिंड था, यानी कि एक हॉट सेलेस्टियल बॉडी थी। ये मान्यता हो गई। देखो ये क्या हो गई बच्चों? ये मान्यता हो गई। अगर हम हॉट सेलेस्टियल बॉडी न माने 15 अरब वर्ष पूर्व, तो ये अपने आप में कोई सिद्धांत ही नहीं है। ठीक है ना। तो आगे इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। और तीसरा चीज होती है बच्चों नियम, यानी कि लॉ। लॉ का मतलब है बच्चों संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सार्वत्रिक रूप से सत्य होता है, यानी कि यूनिवर्सली ट्रूथ है ये। जैसे हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। तो क्या भाई, कोई भी ब्रह्मांड का आकाशीय पिंड है उसमें ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। हाँ, वो उसके द्रव्यमान के आधार पर या उसके आकार के आधार पर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक या कम हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम है। तो क्या, ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन कम है या ज्यादा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो क्या, लॉ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सत्य होगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है ना। और हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक मान्यता के आधार पर अपनी आप बात को सिद्ध कर देते हैं। और सिद्धांत में बच्चों एक पहले आप मान्यता मानते हो और बाकी सारी बात फिर सिद्ध होती चली जाएगी, और वो साइंटिफिक पैरामीटर्स पे भी सही उतरेगी। ठीक है ना। तो जॉर्ज लेमेंटर ने क्या माना? उसने कहा कि भाई 15 अरब वर्ष पूर्व आकाश में या अंतरिक्ष में केवल एक तप्त आकाशीय पिंड है, और इस तप्त आकाशीय पिंड में बच्चों क्या हुआ? एक तीव्र विस्फोट हुआ। क्या हुआ? तीव्र विस्फोट हुआ, या हम इसको महाविस्फोट भी कहते हैं।
बिग बैंग का शाब्दिक अर्थ महाविस्फोट ही होता है, इसलिए अगर हम इसका शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये महाविस्फोट का सिद्धांत है। तो इसने क्या माना, इसमें एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा कण अस्तित्व में आया, एक ऐसा कण अस्तित्व में आया जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ में द्रव्यमान संकेंद्रण संभव हुआ। क्या हुआ बच्चों? द्रव्यमान संकेंद्रण संभव हुआ। यानी कि जो ये पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया, इसकी एक टेंडेंसी थी कि ये अपने आसपास चीजों को जोड़ता था। तो जोड़ने की टेंडेंसी मींस गुरुत्व की उत्पत्ति हुई, गुरुत्व की उत्पत्ति हुई। 3 शब्द लिखूंगा, इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा। क्या? द्रव्यमान संकेंद्रण संभव हुआ अर्थात गुरुत्व की उत्पत्ति हुई, या हम इसको एक बात और भी कह सकते हैं बच्चों, ऊर्जा का द्रव्य में रूपांतरण हुआ। यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई किसमें? मैटर में। किसके द्वारा? बिग बैंग के द्वारा। तो बिग बैंग में क्या कह रहा है जॉर्ज लेमेंटर कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में या आकाश में, केवल अंतरिक्ष में एक तप्त आकाशीय पिंड था। इसमें एक तीव्र विस्फोट होता है, बिग बैंग होता है, और बिग बैंग के परिणाम स्वरूप एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा कण एग्जिस्टेंस में आता है जिससे पदार्थों में द्रव्यमान संकेंद्रण संभव होता है अर्थात गुरुत्व की उत्पत्ति होती है। या हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का द्रव्य के रूप में रूपांतरण हुआ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। किसके द्वारा हुआ? बिग बैंग के द्वारा हुआ। ठीक है ना? अगर हमसे पूछा जाए तो ये हमको बहुत क्लियर रहना चाहिए, किसके द्वारा हुआ? बिग बैंग के द्वारा ही ऊर्जा का द्रव्य में रूपांतरण हुआ। इसलिए बच्चों इसने इस कण को क्या नाम दिया? इसको दैवीय कण नाम दिया, यानी कि गॉड पार्टिकल। क्या नाम दिया बच्चों? गॉड पार्टिकल। ठीक है ना? इसी गॉड पार्टिकल को कुछ अन्य नाम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर आदि भी कहा जाता है। अब इससे कहानी आगे बढ़ी बच्चों, कहां? 1920 के दशक में फिर से हम आते हैं। तो भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बच्चों जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। क्या? सत्येंद्रनाथ बोस। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने इस थ्योरी का थोड़ी सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। ठीक है ना? और किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने। और फिर बच्चों 1960s के दशक में एक स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था पीटर हिग्स। क्या नाम था बच्चों? पीटर हिग्स। तो पीटर हिग्स ने इस थ्योरी को फर्दर इलेबोरेट किया। किसको? इस बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी को, यानी कि सत्येंद्रनाथ बोस की बात को ही आगे बढ़ाया। और बच्चों इसीलिए इस दैवीय कण या गॉड पार्टिकल का एक नाम पीटर हिग्स के नाम से हमने लिया हिग्स, और बोस के नाम से हमने लिया बोसॉन। एक नाम इसको और क्या मिला? हिग्स बोसॉन। तो किसकी वजह से मिला? सत्येंद्रनाथ बोस का बोसॉन और पीटर हिग्स का हिग्स, तो इसलिए इस पार्टिकल को एक नाम और मिला बच्चों, क्या? हिग्स बोसॉन। लेकिन अभी तक ये जो सारी बात हो रही है ये केवल थ्योरी के स्तर पर हो रही है, यानी कि इसमें अभी कोई भी हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किया। समझ लो? तो एक्सपेरिमेंट की क्या बात है वो आगे आपको सुनाता हूं। तो कहने का मतलब क्या है? इन सारी बातों को हमको ध्यान रख लेना है। पहले जॉर्ज लेमेंटर ने दिया है बिग बैंग सिद्धांत सबसे पहले। ठीक है ना? क्या माना कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में केवल एक तप्त आकाशीय पिंड था। दूसरा, इसमें जब विस्फोट हुआ यानी कि बिग बैंग हुआ इस तप्त आकाशीय पिंड में, तो एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया जिससे द्रव्यमान संकेंद्रण संभव हुआ अर्थात गुरुत्व की उत्पत्ति हुई, या हम ये कहें ऊर्जा का द्रव्य के रूप में रूपांतरण हुआ, यानी कि एनर्जी का मैटर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इस कण को ही नाम मिला बच्चों, क्या? दैवीय कण, गॉड पार्टिकल, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर। और आगे चल करके 1920 में इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी सत्येंद्रनाथ बोस ने, वहां से आया बोसॉन, और 1960 में एक थ्योरी दी पीटर हिग्स ने, वहां से आया हिग्स। तो इसी पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? हिग्स बोसॉन। ठीक है ना? तो यहां तक की कहानी थ्योरीज में चल रही है। ठीक है? तो इसको आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आगे का मैं कॉन्सेप्ट फिर इलेबोरेट कर रहा हूं। अब आगे क्या हुआ बच्चों? इसको प्रूव करने के लिए देखो, जब तक कोई बात प्रूव ना हो जाए तो तब तक उसको हम कह नहीं सकते। ठीक है ना? जैसे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आइंस्टीन ने 1915 में बच्चों सापेक्षता का सिद्धांत दिया, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, लेकिन इसको हम 2015 में प्रूव कर पाए जब हमारा लिगो का एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले यूएसए के अंदर ये हुआ। तो जब हमने इस ऑब्जर्वेटरी से एक्सपेरिमेंट किया तो हमको पता चला कि हाँ, आइंस्टीन जो
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा था, वो मैथमेटिकली भी सही है और उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी किया जा सकता है। अब इससे आगे की कहानी क्या चली बच्चों, 2010 में आ जाते हैं। 2010 शहर है यूरोप का जेनेवा। कौन सा शहर है बच्चों, जेनेवा। अब जेनेवा में बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की जिसका नाम है सर्न, CERN। इसको फुल फॉर्म हम बोलते हैं बच्चों यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो सर्न ने बच्चों क्या किया, एक LHC का महाप्रयोग किया, एक ह्यूज एक्सपेरिमेंट ऑफ LHC। LHC का मतलब क्या है बच्चों, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बच्चों जमीन से लगभग 27 फीट नीचे 100 फीट नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई और उसमें आपस में प्रोटॉन की बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया। क्या किया, प्रोटॉन की बीमों को प्रकाश की गति से टकराया और उस टकराने के बाद एक ऐसा ही पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया जैसा कि बिग बैंग थ्योरी के समय आया था। यानी कि लेमेंटर जिस पार्टिकल की बात कर रहा था, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, या जिसको हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कह रहे हैं, तो ऐसा ही एक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया बच्चों और इस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या नाम दिया बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो 2012 के आसपास ये बात प्रूव हो गई कि भाई ऐसा ही कण कोई एग्जिस्टेंस में आया और ये इन्होंने बोला, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि भाई 99.98% ये सब एटॉमिक पार्टिकल उसी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, गॉड पार्टिकल या दैवी कण से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो यहां आकर के 2010 के आसपास में ही हम इस सिद्धांत को बच्चों क्या कर पाए, प्रूव कर पाए। तो आज की डेट में क्या है बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत एक प्रूवन सिद्धांत है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कौन सी, बिग बैंग थियरी। तो क्या है बिग बैंग थियरी, सबसे पहले जॉर्ज लेमेंटर ने दी। जॉर्ज लेमेंटर ने क्या कहा कि भाई 15 अरब वर्ष पूर्व आकाश में केवल एक तप्त आकाशीय पिंड है, ठीक है ना, जिससे विस्फोट हुआ है। और इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमने 2010 में जिनेवा में सर्न ने एक LHC का महाप्रयोग किया। LHC का मतलब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, सर्न का मतलब यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने, और इन्होंने जमीन के नीचे जब प्रोटॉन की बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया तो एक ऐसा ही कण अस्तित्व में आया जिसको उन्होंने नाम दिया बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल। इसीलिए आई थिंक आप इसको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, 2012 या 2013 में पीटर हिग्स को फिजिक्स का नोबेल मिला था और वो इसी बात के लिए मिला, ठीक है ना। किसको, पीटर हिग्स को जो फिजिक्स का नोबेल मिला वो इसी बात को मिला, इसी बात के लिए मिला। क्यों, क्योंकि ये थ्योरी बच्चों प्रूव हो चुकी थी। 2012 में ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया था LHC का, लेकिन 2015 में इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। अब कुछ नए रहस्य हमको सुलझाने हैं, 2015 से फिर शुरू हो गया है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के क्लासिफिकेशन को समझा, उसके बाद कैसे कैसे हम उसको आगे अपनी जो हमारी लेक्चर सीरीज आने वाली है ज्योग्राफी की उसको लेके चलने वाले हैं उसको डिस्कस किया। और बच्चों फिर मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को गलतफहमी है कि सबसे पहले ब्रह्मांड में 15 अरब वर्ष पूर्व एक हिग्स बोसोन पार्टिकल था। भाई हिग्स बोसोन पार्टिकल तो जॉर्ज लेमेंटर ने बोला ही नहीं। हिग्स बोसोन न तो उस समय सत्येंद्रनाथ बोस हैं जिसमें जॉर्ज लेमेंटर ये सिद्धांत दे रहा है, और सॉरी न तो सत्येंद्रनाथ बोस की बात उसके नॉलेज में है और नहीं उसके नॉलेज में क्या है, पीटर हिग्स की बात है। तो पीटर हिग्स ने उस समय तो जिस समय लेमेंटर की थ्योरी दे रहा है, मेरे ख्याल से 1950 के दशक के आसपास की थ्योरी लेमेंटर की है, तो लेमेंटर ने उस समय ये बात बोली नहीं। तो हिग्स बोसोन पार्टिकल नहीं था। हिग्स बोसोन वो पार्टिकल था जो विस्फोट के बाद एग्जिस्टेंस में आया। ब्रह्मांड में क्या थी, हॉट सेलेस्टियल बॉडी थी। तो इस बात को कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा अपना क्लियर रखिएगा। तो बच्चों अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और उसी में बच्चों मैं आपको बताऊंगा स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। स्टीफन हॉकिंग्स ने किताब लिखी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें वो क्या क्या कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए और कैसे उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है, क्या उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी है। इस सारी बातों को बच्चों हम अगली क्लास में समझेंगे। तो हमको मोटिवेट करने के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने सुझाव हमें आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या अपने सुझाव हमें आप pathaksaruttarakhand@gmail.com पर भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।